तो ये मेरे पास प्लॉट है और यहाँ कहीं पर एक पॉइंट है जहां पर मुझे वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है। इन पूरे पे क्या लग रहा है, इनके पूरे पे प्रेशर लग रहा है, यूनिफॉर्म प्रेशर मौजूद है ना। प्रेशर भी अलग अलग लग रहा है। यहाँ पर सपोज Q1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लग रहा है, यहाँ पर Q2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लग रहा है, पूरा बिल्डिंग बना हुआ है ना। यहाँ पर Q3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लग रहा है। तो ये कोई पॉइंट है जहां पर आपको निकालना है वर्टिकल स्ट्रेस। ये मैंने क्या बनाया, टॉप व्यू बनाया। ये मैंने क्या बनाया, टॉप व्यू बनाया, ठीक है। इसको 3D में यदि देखो तो आपका एक प्लॉट इधर है ना, सेम लेवल पे एक प्लॉट इधर है, फिर एक प्लॉट इधर कहीं पर है, और नीचे किसी डेप्थ Z पर है ना, मतलब इन सब का लेवल सेम होगा, ये सब ग्राउंड लेवल है तो इन सब का लेवल सेम होगा, तो इनसे किसी डेप्थ Z पर, तो ये वाले प्लॉट से भी सेम डेप्थ पर, ये वाले प्लॉट से भी सेम डेप्थ पर, ये वाले प्लॉट से भी सेम डेप्थ पर कोई पॉइंट मौजूद है। अब यहाँ पे तो टॉप व्यू में ही दिखेगा ना, यहाँ पर मैंने 3D में बनाकर बताया आप लोगों को। कोई पॉइंट ये मौजूद है, यहाँ पर आपको वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है। कैसे निकालें भाई, सिंपल है। आप क्या करो, इसको लोड में कन्वर्ट करो। मैंने क्या लिखा, प्रेशर इज रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट लोड, तो आपको पॉइंट लोड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ का एरिया ले लो, ये जो भी एरिया होगा इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास Q1 आ गया। मान लो कि इस प्लॉट का एरिया A1 है, इस प्लॉट का एरिया A2 है, इस प्लॉट का एरिया A3 है, तो आपका Q1 क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, प्रेशर इंटू एरिया। Q2 क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। Q3 क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। ये सब किलो न्यूटन में आपके क्या आ गए, पॉइंट लोड आ गए। अभी पॉइंट लोड कहाँ लग रहे होंगे, इन प्लॉट के CG पर लग रहे होंगे, तो इन प्लॉट के CG पर लग रहे होंगे। ये लोड लग गया आपका Q1, ये लग गया इसके सेंटर पे Q2, और ये लग गया इसके सेंटर पे Q3। समझ में आई बात। अब इस Q1 Q2 Q3 कारण इस पॉइंट पे आपको निकालना है वर्टिकल स्ट्रेस। मैंने कहा ठीक है, निकाल देते हैं। ये Q1 Q2 Q3 कहाँ लग रहे हैं, ये सेंटर इसका, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। तो लोड से टॉप व्यू में देखना है। अब कुछ बच्चे ये इंक्लाइन डिस्टेंस ना मेजर कर दें कि ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3, ना 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 ना, आप गलत सोच रहे हैं। टॉप व्यू में आपको देखना है, वर्टिकल प्लेन में नहीं देखना है रेडियल डिस्टेंस, टॉप व्यू में हॉरिजॉन्टली देखना है। तो यहां से लेकर यहां तक की ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, R1। यहां से लेकर यहां तक की ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, R2। और ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की ये क्या हो गई, R3। समझ में आ रहा है। और सबके लिए Z क्या है, सबके लिए Z कॉमन है, क्योंकि ये तो प्लॉट सेम लेवल पे है ना, उससे किसी डेप्थ Z पर ये पॉइंट मौजूद है। तो ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेस निकाल लो। वर्टिकल स्ट्रेस क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रेस होता है बॉसनियस इन्फ्लुएंस फैक्टर लगाएंगे मोस्ट कॉमन। जब तक आपको क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया जाता है कि सॉइल स्ट्रेटिफाइड है, तब तक आप वेस्टरगार्ड नहीं लगाएंगे, है ना। क्वेश्चन में स्ट्रेटिफाइड नॉन स्ट्रेटिफाइड कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप बॉसनियस ही लगाएंगे उसके अंदर। तो अपन ने यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा बी इक्वल टू बॉसनियस इन्फ्लुएंस फैक्टर के बी इंटू क्यू बाय जेड स्क्वायर, यही होता है जी सर। तो वर्टिकल स्ट्रेस पहले वाले लोड के कारण कितना हो जाएगा, के बी वन क्यू वन जेड स्क्वायर, जेड तो सब में सेम है, प्लस इसके कारण आएगा, प्लस इसके कारण आएगा, प्लस इसके कारण आएगा, इस तरीके से करेंगे। सो बॉसनियस इन्फ्लुएंस फैक्टर फॉर सेकंड लोड Q2 डिवाइड में जेड स्क्वायर प्लस के बी थ्री Q3 डिवाइड में जेड स्क्वायर। तो सब में से जेड स्क्वायर आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। सब में से जेड स्क्वायर अपने क्या ले लिया, कॉमन। सो 1/z² कॉमन, अंदर बच गया KB1 Q1 प्लस KB2 Q2 प्लस KB3 Q3। समझ में आई। KB1 का वैल्यू क्या होगा सर, लिख के बता दो एक बार प्लीज। KB1 का वैल्यू होगा 3 डिवाइड में 2 पाई, 1 डिवाइड में 1 प्लस R1/z का स्क्वायर टू द पावर 5/2। ये KB1 का वैल्यू। R की जगह पे मैंने R1 रख दिया, Z तो कांस्टेंट है, बाकी ये सब भी कांस्टेंट है, Z सेम है सभी के लिए बस। इन द सेम वे यदि आपको KB2 निकालना है तो R1 की जगह R2 रख दो, KB3 निकालना है तो R2 की जगह R3 रख दो।
तो R1 R2 R3 के करस्पॉन्डिंग KB1 KB2 KB3 निकल आएंगे। यहाँ पे पुट कर दो, Q1 Q2 Q3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल गया, इस पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेस मिल गया। दिस इज व्हाट वी हैव इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मेथड। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ में आया मेरा बात? ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? दिस इज द पिक्चर ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मेथड। इतना इस चैप्टर के लिए काफी है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन शेयर स्ट्रेंथ, यहाँ पर आपका ये क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गई? अर्थ प्रेशर, ये मेरे पास एक टॉपिक रहेगा, और दूसरा एक मेरे पास रहेगा स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप्स। ठीक है, तो ये मेरे पास चैप्टर नंबर 5 में दो टॉपिक्स रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 में। सबसे पहले लेटरल अर्थ प्रेशर एनालिसिस। लेटर लिख दिया, लेटरल है, ठीक है। लेटरल अर्थ प्रेशर एनालिसिस, ये अपन यहाँ पर सबसे पहले चालू कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लेटरल अर्थ प्रेशर 3 प्रकार के होते हैं, है ना। लेटरल अर्थ प्रेशर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। दूसरा हमारे पास है एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर। और तीसरा हम लोगों के पास पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, एक्टिव अर्थ प्रेशर को मैं किससे डिनोट करता हूं, एक्टिव अर्थ प्रेशर को मैं P नॉट से डिनोट करता हूं, इसको मैं PA से डिनोट करता हूं, और इसको मैं PP से डिनोट करता हूं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास सॉइल का एक एलिमेंट है, उस पर वर्टिकल स्ट्रेस आ रहे होंगे खुद के सेल्फ वेट के कारण, तो उस पर लेटरल अर्थ प्रेशर लगते हैं सिग्मा H हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये जो सिग्मा H होते हैं हॉरिजॉन्टल प्रेशर, उसी को हम लेटरल अर्थ प्रेशर बोलते हैं, जो कि कोई एक कोफिशिएंट के और वर्टिकल स्ट्रेस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो ये जो सिग्मा H है लेटरल अर्थ प्रेशर, वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये सिग्मा H की वैल्यू है आपकी, हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो लग रहे हैं लेटरल डायरेक्शन में, वो 3 प्रकार के हैं। या तो वो अर्थ प्रेशर रेस्ट में लग सकता है, या एक्टिव स्टेज में, या पैसिव स्टेज में। लेकिन जब भी लगेगा वो कोई एक कोफिशिएंट इनटू वर्टिकल स्ट्रेस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उसको हम K नॉट लिख रहे हैं, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उसको KA लिख रहे हैं, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसको KP लिख रहे हैं, और वर्टिकल स्ट्रेस के अपन ने इनके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ये हो गया एक्टिव अर्थ प्रेशर, ये हो गया पैसिव अर्थ प्रेशर। इसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, इसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। और ये तो वर्टिकल स्ट्रेस है ही। अब मैं इनकी वैल्यूज लिखता हूं। KA कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस साइन फाइ डिवाइड में 1 प्लस साइन फाइ। इसको tan के टर्म में लिखना है ना, tan के टर्म में इसको यदि मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर, देखो ऊपर माइनस है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2 इक्वल टू, देखो नीचे प्लस है तो 1 डिवाइड में मैं लिख रहा हूँ tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 करके। K नॉट की मैं वैल्यू लिखना चाहता हूँ, दैट इज ओनली 1 माइनस साइन फाइ, 1 माइनस साइन फाइ। KP की मैं वैल्यू लिखना चाहता हूं, इसका इनवर्स रहेगा, K का इनवर्स रहेगा 1 प्लस साइन फाइ डिवाइड में 1 माइनस साइन फाइ। इसको tan के टर्म में लिखो, तो देखो ऊपर प्लस है तो अपन क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे, नीचे माइनस है तो 1 डिवाइड में 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2 लिख देंगे। अब यहां पर आपने क्या अनुमान लगाया,
कोई भी एक रेंडम वैल्यू फाई की पकड़े, कोई भी एक रेंडम वैल्यू हम पकड़ ले फाई का, चलो हम फाई इक्वल टू 30 डिग्री मान लेते हैं, है ना। लेट्स एज्यूम फाई इक्वल टू 30 डिग्री। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा 1/3, दैट इज 0.33। के नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन 30, साइन 30 मतलब 0.5, तो 1 माइनस 0.5 इज 0.5। और केपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से केपी का वैल्यू आ जाएगा 3। तो आपने क्या सीखा, आपने ये बात यहां पर सीखा कि भैया सबसे छोटा कोफिशिएंट जो है वो एक्टिव अर्थ कोफिशिएंट है, उससे बड़ा रेस्ट का कोफिशिएंट है, और सबसे बड़ा पेसिव अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट है। सबसे बड़ा क्या है, पेसिव अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट है। हम यदि वर्टिकल स्ट्रेस को सेम माने कंपैरिजन के लिए, तो आपका सबसे छोटा अर्थ प्रेशर एक्टिव अर्थ प्रेशर, उससे बड़ा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, और सबसे बड़ा पेसिव अर्थ प्रेशर माना जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। सबसे छोटा अर्थ प्रेशर कौन सा इन तीनों में से, एक्टिव अर्थ प्रेशर, उससे बड़ा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, और सबसे बड़ा पेसिव अर्थ प्रेशर। क्लियर है, यस सर क्लियर है। यहां पर के नॉट का एक फॉर्मूला और होता है इन द टर्म्स ऑफ पॉइजन्स रेशियो। ये जो अर्थ प्रेशर ट्रेस्ट है, इसका एक फॉर्मूला और होता है इन द टर्म्स ऑफ पॉइजन्स रेशियो, म्यू डिवाइड में 1 माइनस म्यू। म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो है, पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, यस सर ठीक है। अब बात आती है कब ये अर्थ प्रेशर रेस्ट लगेगा, कब एक्टिव लगेगा, कब पेसिव लगेगा। मैं बोल रहा हूं अर्थ प्रेशर रेस्ट तब लगेगा जब आपके पास बहुत हैवी स्ट्रक्चर हो। जैसे हम कहें कि हमारे पास कोई रिटेनिंग वॉल है, हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा साइज का रिटेनिंग वॉल है, ये आपका बैकफिल सॉइल है। तो ये जो रिटेनिंग वॉल है या ये जो अबैटमेंट यहाँ पर मेरा बना हुआ है, ये बहुत हैवी है। ये क्या है, बहुत ही हैवी है। और यदि ये बहुत ही हैवी है तो इसका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ये वॉल जो है आपका, जो इसको रिटेनिंग वॉल हम बोलेंगे या रिटेनिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे, इसका ना तो इधर की डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है, ना ही इधर के डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। ये अपनी जगह पर खड़ा है क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका मूवमेंट संभव नहीं है। यदि ऐसा हो रहा है तो वहां पर फिर अर्थ प्रेशर एट रेस्ट लगेगा। इसका मतलब है कि जितने भी हेवी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उनमें ये अर्थ प्रेशर एट रेस्ट लगता है। वहीं पर यदि अपन किसी लाइट वेट स्ट्रक्चर की बात करें, कि कोई लाइट वेट स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं कोई शीट पाइल है, जैसे ये लाइट वेट स्ट्रक्चर है, ये हल्का है वजन में, तो ये वॉल जो है, ये जो आपका रिटेनिंग वॉल है, ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर जो है शीट पाइल, ये कम है वेट में, तो इसका मूवमेंट संभव है। यदि ये अवे फ्रॉम द बैकफिल जा रही है, मतलब ये यहाँ रखी थी और यदि ये इधर आ जाए, अवे फ्रॉम द बैकफिल, ये बैकफिल मतलब सॉइल, इससे दूर भाग रही है, तो वहां पर आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर लगेगा। और यदि वॉल आपका टुवर्ड्स बैकफिल जा रही है, मतलब इधर के डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो रहा है, बैकफिल की तरफ जा रही है, तो फिर वहां पर आपका पेसिव अर्थ प्रेशर लगेगा। तो जब अवे फ्रॉम द बैकफिल आ रही है इधर की तरफ तो एक्टिव स्टेज, और उधर की तरफ जा रही है तो पेसिव स्टेज। एक्टिव स्टेज, पेसिव स्टेज। तो एक्टिव स्टेज जब लगता है तो सॉइल और वॉल के बीच का कांटेक्ट टूटता है, सॉइल लूज होती है। और जब पेसिव स्टेज की अपन बात करें तो पेसिव स्टेज में वॉल जो है वो सॉइल की तरफ जा रही है, मतलब सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, यस सर ठीक है। तो ये बात आप लोगों को सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो ये था बेसिक चीज जो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। मिटाने का कपड़ा रैंकाइन एनालिसिस की तरफ, रैंकाइन एनालिसिस। तो रैंकाइन की जो एनालिसिस थी वो किसके लिए दी गई, रैंकाइन एनालिसिस जो दिया गया वो दिया गया सिर्फ और सिर्फ कोहेजन लेस सॉइल के लिए। कोहेजन लेस सॉइल मतलब जिसके लिए सी का वैल्यू 0 आए, बोले तो सैंड्स वगैरह में इसकी एनालिसिस की गई लेटरल अर्थ प्रेशर की बाय रैंकाइन। रैंकाइन वाज द पर्सन, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने इसकी एनालिसिस की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग कंडीशंस ली, है ना। जैसे कि अपन बोले भैया ये आपका वॉल है, ठीक है, सॉइल जो है वो कोहेजन लेस सॉइल है, यहाँ पर हमारे पास कोहेजन लेस सॉइल है यहाँ पर।
तो जो वॉल का सरफेस, उन्होंने कुछ अजम्पशन लिए कि सॉइल जो होना चाहिए वो कोहेजन लेस होना चाहिए, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक होना चाहिए। ये जो आपका बैकफिल सरफेस है ना, ये एकदम प्लेन सरफेस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इस शेप में हो आपका बैकफिल का टॉप सरफेस, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन सरफेस होना चाहिए। जरूर नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल हो, ये इंक्लाइंड भी हो सकता है, आपका ये जो बैकफिल सरफेस है ये इंक्लाइंड भी हो सकता है, लेकिन होना प्लेन चाहिए। ऐसा 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 नहीं होना चाहिए। आपकी जो वॉल है वो भी एकदम वर्टिकल और स्ट्रेट रहेगी। ऐसा नहीं कि वॉल इस तरीके से वॉल बना हुआ है, वॉल एकदम वर्टिकल और स्ट्रेट होना चाहिए। और ये जो सरफेस है, ये सरफेस ऑफ द वॉल स्मूथ रहना चाहिए। स्मूथ इसलिए लिया क्योंकि वो सॉइल और इस वॉल के बीच का फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किए हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि जो सरफेस ऑफ द वॉल है वो स्मूथ एज्यूम किया गया। तो ये सब क्या थे, उनके एजम्पशंस थे, है ना। और एलिमेंट्री फेलियर उन्होंने कंसिडर किया है, मतलब सॉइल के एक एक एलिमेंट को उन्होंने फेल होते हुए एज्यूम करते हुए एनालिसिस दिया होगा। एलिमेंट्री फेलियर अपन इसको बोलते हैं। अब जैसे अपन यहां पर निकालना चाहें प्रेशर निकालो, तो अपन अपन देखते हैं कि मान लो सपोज हमारे पास एक केस अपन देखते हैं कि मान लो हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल मौजूद है ना। इसमें एनालिसिस करके बताओ। तो सबसे पहले तो दो कंडीशंस होती है, एक लगती है जियोस्टेटिक और एक लगती है हाइड्रोस्टेटिक। तो यदि अपन कहें यहाँ पर, तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखें यदि, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आएगा, भाई वाटर टेबल है तो यहाँ की सॉइल क्या है, पूरी तरीके से सेचुरेटेड है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ आप इफेक्टिव स्ट्रेस मुझे बताओ, तो यहाँ पर लग जाएगा, इसकी हाइट यदि वॉल की अपन h मान लें तो ये कितना लग जाएगा, गामा सबमर्ज h लग जाएगा। गामा सबमर्ज h का इफेक्टिव स्ट्रेस लग रहा है। अब ये क्या है, वर्टिकल स्ट्रेस है, इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करो। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रेस को हॉरिजॉन्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो आपको कौन सा कोफिशिएंट, कौन सा अर्थ प्रेशर पूछा गया है, क्या अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पूछा गया है, या एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछा गया है, या पेसिव अर्थ प्रेशर पूछा गया है। जो भी पूछा जाए उस कोफिशिएंट का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सपोज उन्होंने एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछा तो मैंने के का मल्टीप्लाई किया। सपोज वो पेसिव पूछते हैं तो फिर केपी का मल्टीप्लाई कर देता, रेस्ट में पूछते हैं तो फिर के नॉट का मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर चूज करेंगे। इसको बोलते हैं जियोस्टेटिक कंडीशन। अब ये वाटर टेबल मौजूद है तो हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन भी लगेगा, तो वाटर टेबल के कारण भी आपको हॉरिजॉन्टल प्रेशर यहाँ पर लेना पड़ेगा। कितना लगेगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच का, ये लग गया आपका गामा डब्ल्यू इंटू एच। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर ये तो वर्टिकल है, मैंने कहा ठीक है वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करो, तो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे किसी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, तो मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोस्टेटिक के केस में किसी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन ही बताता है पास्कल लॉ। आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में न्यूटन पास्कल लॉ पढ़ा होगा, जिसके हिसाब से वाटर एक्सर्ट द प्रेशर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन ऑल द डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में उतना ही प्रेशर लग रहा होगा जितना हॉरिजॉन्टल में लग रहा होगा, या हॉरिजॉन्टल में उतना ही लग रहा होगा जितना वर्टिकल में लग रहा है। तो ये वर्टिकल की भी वैल्यू है और सेम हॉरिजॉन्टल की भी है, तो यहाँ पर किसी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया जियोस्टैटिक कंडीशन, ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, बात खत्म। अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया कि बेस ऑफ द वॉल पर मुझे बताइए टोटल प्रेशर एक्टिव स्टेज में, तो टोटल प्रेशर क्या आ गया, दिस प्लस दिस आ गया, के गामा सबमर्ज इनटू एच प्लस गामा डब्ल्यू एच आ गया। मैं बोल रहा हूँ टोटल फोर्स बताओ, एक्टिव अर्थ फोर्स। तो एक्टिव अर्थ फोर्स आपको निकालना है तो इनका एरिया लेना पड़ेगा। तो इसका एरिया मान लो एफ ए वन है, मान लो इसका एरिया एफ ए टू है, तो दोनों का फोर्स निकालो एफ ए वन, तो पहले वाले का एरिया लो, हाफ बेस इनटू हाइट, ये बेस हो गया और हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट स्क्वायर। एफ ए टू का देखो, सो हाफ बेस सॉरी बेस कितना है अपने पास, गामा डब्ल्यू एच इंटू हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर। टोटल फोर्स आपके पास कितना आ गया, दोनों को ऐड कर दो, एफ ए वन प्लस एफ ए टू करके, तो ये हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई सा भी कंडीशन आ जाए हम लोग उसको निकालने में क्या रहेंगे, रेडी रहेंगे। अब जैसे कि अपन एक सरचार्ज का केस देखते हैं कि हमारे पास सपोज सरचार्ज आ गया। अच्छा ये किधर लग रहे होंगे, इनकी लोकेशन पता है क्या, ये दोनों सेम लेवल पे लग रहे हैं। ये आपका
h/3 पे लग रहा है फ्रॉम द बेस, क्योंकि ट्राइंगल का सीजी वहीं आता है। ये भी आपका h/3 पर लग रहा होगा फ्रॉम द बेस, क्योंकि ट्राइंगल का सीजी वहीं पर आता है। तो आपका इनका रिजल्टेंट भी क्या है, दोनों h/3 पर लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट भी आपका h/3 पर ही लग रहा होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ सर हमारे पास सरचार्ज आ गया, तो सरचार्ज के केस में क्या करेंगे, तो जैसे कि हमारे पास सरचार्ज आ गया भैया, एकदम आसान सा केस, ये इसके ऊपर सरचार्ज लग गया सर ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, Q किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का सरचार्ज लग गया। ये हमारी ग्राउंड सरफेस, यहाँ का सॉइल का यूनिट वेट गामा है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप जियोस्टैटिक कंडीशन देखो, मतलब सबसे पहले आप वर्टिकल स्ट्रेस निकालो। तो क्या रहेगा, सॉइल के खुद के सेल्फ वेट के कारण गामा इंटू एच, ये वर्टिकल स्ट्रेस आ गए, गामा इंटू एच, दिस इज द वर्टिकल स्ट्रेस। उसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो सॉइल की खुद के सेल्फ वेट की बात हो गई। अब सरफेस लोडिंग की बात करें क्यू की, तो ये पूरा यूनिफॉर्म प्रेशर है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर रहेगा। तो ये क्यू लग रहा है, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्यू है, हर जगह हर लेवल पे इसकी वैल्यू क्यू है, क्यू किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वर्टिकल लग रहा था, इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है, तो के का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बताओ बेस पे कितना प्रेशर अवेलेबल है, तो आपने बेस पे प्रेशर बता दिया, बेस ऑफ द वॉल पर दिस प्लस दिस का प्रेशर अवेलेबल है, के गामा एच प्लस के इंटू क्यू का प्रेशर अवेलेबल है। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये प्रेशर है आप लोगों का। मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स बताओ सर, एक्टिव अर्थ फोर्स, तो मैं बोल रहा हूँ इसका एरिया और इसका एरिया ले लो। इसका मान लेते हैं, इसके कारण फोर्स F1 आ रहा होगा, इसके कारण FA2 आ रहा होगा। FA1 क्या हो गया, इसका एरिया, सो हाफ के गामा एच, हाइट का मल्टीप्लाई करूंगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा। FA2 देख लो, इसका यदि अपन देखें तो बेस इंटू हाइट, तो के क्यू इंटू हाइट कर दो, ये हो गया। इसकी लोकेशन क्या होगी, ये आपका मान लो y1 डिस्टेंस पे लग रहा है, ये मान लो आपका y2 डिस्टेंस पे लग रहा है, तो इसको लिख दो 8y1 लग रहा है, ये 8y2 लग रहा है। आपको टोटल फोर्स निकालना है, इन दोनों फोर्स को ऐड कर दो Fa1 प्लस Fa2। ये टोटल फोर्स कहाँ लग रहा होगा, मान लो किसी डिस्टेंस y बार पर लग रहा होगा फ्रॉम द बेस, तो y बार कैसे निकालूं, अरे आपको Fa1 पता है, उसकी लोकेशन पता है, Fa2 पता है, उसकी लोकेशन पता है, तो बस निकाल दो Fa1 y1 प्लस Fa2 y2 डिवाइड में क्या हो जाएगा, Fa1 प्लस Fa2 हो जाएगा। तो आपको y बार मिला, y बार क्या है, आपका रिजल्टेंट फोर्स का लोकेशन है फ्रॉम द बेस, सरचार्ज दिया तब निकाल दिया। तो ये सब केसेस है डिफरेंट टाइप के, जो रैंकिन एनालिसिस में आप लोगों ने, मैंने आपको क्रैश कोर्स के दौरान भी पढ़ाए थे, है ना, क्रैश कोर्स के दौरान भी ये सब केसेस मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। समझ में आ रही बात। तो इस प्रकार के डिफरेंट केसेस कोहेजन लेस सॉइल में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक मोस्ट कॉमन केस होता है, वो देखते हैं हम लोग, भी देख सकते हैं। तो अर्थ प्रेशर एनालिसिस, लेटरल अर्थ प्रेशर, लेटरल अर्थ प्रेशर इन कोहेसिव सॉइल हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब कोहेसिव सॉइल में यदि हम लोगों को देखना है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि दो स्टेजेस होते हैं, एक होता है एक्टिव स्टेज और एक होता है पैसिव स्टेज। पहले हम लोग एक्टिव स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। पहले हम किसके बारे में देख रहे हैं, एक्टिव स्टेज के ही बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो एक्टिव स्टेज की यदि मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे यदि हम सॉइल का यदि एक एलिमेंट लेते हैं, तो उसमें जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वही आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर बनता है, आप लोग जानते हैं। और वर्टिकल में ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है वो वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा बी होता है। जबकि पैसिव में इसका उल्टा है, पैसिव में हॉरिजॉन्टल वाला जो होता है वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस पैसिव अर्थ प्रेशर बन जाता है, और जो वर्टिकल वाला होता है वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाता है। इसमें उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी वॉल जो है टुवर्ड्स बैकफिल जा रही है। जब वो टुवर्ड्स बैकफिल जा रही है तो सॉइल को और ज्यादा डेंस कर रही है, तो दोनों के बीच का जो प्रेशर है सॉइल और वॉल के बीच का वो और बढ़ जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर लेने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। तो यहाँ पर आपका जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है वो मेजर बन जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है, हम अवे फ्रॉम द बैकफिल जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कम हो रहा है, इसलिए वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर एक्टिव स्टेज की सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद हम पैसिव को देखेंगे। एक्टिव स्टेज की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास देखना
क्या है फॉर्मूला अपने पास, क्या होता है सिग्मा बार 1 इक्वल टू सिग्मा बार 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c10 45 प्लस 5/2। ये इक्वेशन हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़े थे। मैं बोल रहा हूँ मेजर में आपका क्या है, वर्टिकल स्ट्रेस है गामा जेड, किसी भी डेप्थ पर निकालना हो गामा जेड रख दो। माइनर क्या है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर, क्योंकि अपन एक्टिव स्टेज की बात कर रहे हैं। बाकी ये पूरा टर्म एज इट इज लिख दो, ठीक है, बाकी ये पूरा टर्म आपका एज इट इज लिख दो। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/Ka लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1/Ka लिख सकते हैं, प्लस 2c, इसको क्या लिख सकते हैं 1/√K लिखा जा सकता है। मैं आपको पढ़ाया हूँ K का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ 10। तो बस यहां से आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर की इक्वेशन एक मिल चुकी है, जो कि आपको हमेशा याद रखना है, दैट इज K गामा Z माइनस 2c√Ka। अब यहां पर आप देखना ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना ही रखना है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये एक्टिव अर्थ प्रेशर का हमें इक्वेशन मिला, यहां पर नेगेटिव साइन है, मतलब ये एक्टिव अर्थ प्रेशर जीरो हो सकता है। तो यदि मैं बोल रहा हूं कि आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर यदि जीरो हो रहा है ना, यदि हम यहां पर लिखे यदि आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर जीरो हो रहा है तो उस टाइम पे जो डेप्थ होगी वो डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक कहलाएगी। तो यहां पर इस फॉर्मूले में एक्टिव अर्थ प्रेशर की जीरो वैल्यू पुट करें तो हमें जेड की वैल्यू ZC कहलाएगी, और वो वैल्यू कितनी मिलती है 2c डिवाइड में गामा √Ka मिलती है। इसको क्या बोलते हैं हम डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक। यदि मैं इसको यहां पर बनाऊं, इसकी दो कंडीशन हो सकती है ना, पहला बिफोर क्रैक और दूसरा होता है आफ्टर क्रैक। पहले बिफोर क्रैक की कंडीशन देखते हैं। जैसे कि अपन बोलते हैं कि अपना वॉल है, ठीक है, ये अपना बैकफिल, यहां पर हमने बनाया, बेस पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्रेशर की, देखना बेस पर, ये इसकी क्या है वॉल की हाइट है h, तो बेस पर इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, जेड की जगह h रख दो तो Ka गामा h माइनस 2c√Ka इतनी हो जा रही है बेस पर, ठीक है। टॉप में कितनी हो रही है, अब टॉप में जेड का डेप्थ का वैल्यू जीरो है, तो अब माइनस का 2c√Ka बचा, तो यहां पर माइनस का 2c√Ka बचा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू। ये कितनी डेप्थ, देखो यहाँ पर एक्टिव अर्थ प्रेशर जीरो हो रहा है, तो कितनी डेप्थ पर जाकर जीरो होता है, ZC डेप्थ पर जाकर, ZC डेप्थ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर जीरो होता है। इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक, मतलब टॉप से लेकर यहाँ तक की सॉइल में क्रैक आ चुका है।